सा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। तो आज हमारी पोलिटरी नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हमारे यहाँ पर पढ़ रहा था कि जो हमने भारतीय संविधान से संबंधित हमने क्या क्या चीजें है वो ली थी, तो वो सारी बातें हम पढ़ रहे थे। जैसे हमने देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, अमेरिका है और जापान है, फ्रांस है, इस प्रकार से आयरलैंड है, दक्षिणी अफ्रीका है, इस प्रकार से हमने है जो कि सभी के सभी देशों के बारे में हमने देखा था कि हमने है जो कि 60 देशों का अध्ययन किया था, हमारा संविधान बना था। लेकिन हम 60 देशों का तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ प्रमुख प्रमुख देशों का तो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रमुख प्रमुख देशों का पढ़ा। आई होप आपको याद भी हो गया होगा और मैंने आपको उससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन भी लिखने को बोला था, आपने वो लिख लिया होगा। जो क्वेश्चन आप लिखो तो वो आप मेरे को टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी या आपको है हमारे चैनल के बायोडेटा में मिल जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे, हमने अब हमारे संविधान के कुछ बेसिक है वो कंप्लीट हो गए। जैसे सबसे पहले हमने देखा राज्य की परिभाषा देखी, फिर हमने संविधान सभा की बहुत सारी डिस्कस की थी। लगभग 3-4 क्लासों के अंदर हमने डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई हमारे संविधान की सबसे पहले है डिमांड किसने की थी। डिमांड की तो सबसे पहले है जो हमारे चुनाव कब हुए थे संविधान सभा से संबंधित, डायरेक्ट हुए थे, इनडायरेक्ट हुए थे, हमारे राजस्थान से कितने मेंबर गए थे, टोटल जो महिलाएं थी लेडीज मेंबर थी वो कितनी थी, तो वो सारी हमने चर्चा की। फिर हमने बात की कि हमारा संविधान बना कब था, इनकी 3 बार रीडिंग कब हुई थी। फिर हमने देखा कि इसका प्रतीक जैसे हमने बेसिक देखा कि ये राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष अध्यक्ष कब बना, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली थी, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को मान्यता कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत में क्या क्या चेंजेस हुए थे, 26 नवंबर 1950 को हमारे भारत के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे। फिर हमने देखा कि हमारे संविधान में 60 देशों का हमने अध्ययन किया, फिर हमने रीडिंग की उसकी, फिर हमने देखा कि हमने प्रमुख प्रमुख देश से क्या क्या चीजें ली, तो वो हम पीछे वाली क्लास में देखे। अब हमारा आज से हमारी है जो कि प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो स्टार्ट होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि आप नेक्स्ट वाली क्लास देखो, उससे पहले आप प्रियम्बल याद करके आना, प्रस्तावना है वो याद करके आना। आई होप आपको वो भी याद होगी एकदम अच्छे से। वो याद है तो आज आपको कोई भी है परेशानी नहीं आएगी। आज तो हमारा एकदम से टाबरों वाला खेल है, तो वो फटाफट से खेल लेते हैं। तो फटाफट से देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको याद ही होगी एकदम से, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, या हम इसे एक नाम और क्या कह सकते हैं, उद्देशिका। उद्देशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने है उद्देश्य प्रस्ताव से नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उससे बहुत सारी चीजें हमारी इसमें मिलती जुलती है, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव था। ये उद्देश्य प्रस्ताव से एकदम प्रेरित है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, प्रियम्बल भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, कुछ भी कह दो। सांवरिया तेरा नाम है जार, उसी प्रकार प्रियम्बल के क्या है, बहुत सारे नाम हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो आपको पता है कि हमने कौन से देश से लिए, सबको पता है कि हमने कौन से देश से लिए, हमने लिए अमेरिका से लिए। हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, बिल्कुल पता है। क्या है साहब, इसका मतलब है कि हमारे भारत की जो सरकार है यानी कि हमारा भारत संप्रभु है, वो क्या है, जनता में निहित है। सरकार की सारी शक्तियां है वो जनता के अंदर निहित है, यानी कि हमारा भारत क्या है, एक लोकतंत्र देश है। आगे क्या कहा गए, हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये हमें कितने देंगे, कुछ है स्वतंत्रता दी गई है। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को स्वतंत्र संप्रभु, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, सॉरी ये वापस देखो एक बार,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पहले तो देखो भी इनका सबका मतलब। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, इनका मतलब देखेंगे। तो सबसे पहले में क्या कहा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब, या तो इसको क्या कहते हो प्रभुत्व संपन्न कहते हो, या इसको क्या कहते हो संप्रभु कहते हो, एक ही बात है। बाबा जी घर आना चाहिए, चाहे कौन सी गली में हो, हमें तो समझ में आना चाहिए। तो इसमें है जो कि संपूर्ण और प्रभुत्व संपन्न का मतलब एक ही होता है। इसमें कहा गया प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे देश है आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेता हो। हमारा भारत संप्रभु देश कब बना, तब आपका आंसर सीधा सीधा आएगा 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत एक संप्रभु देश बन गया। वेरी गुड। यानी कि भारत में क्या हो, आंतरिक और बाहरी निर्णय क्या लेते हो, भारत ही लेता है, स्वयं भारत ही लेता हो। अब इसमें कोई है जो कि आंतरिक बाहरी लेने वाला और कोई व्यक्ति न हो, या और कोई देश ना हो, और कोई संस्था ना हो। फिर हम बात करते हैं समाजवाद, कि समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है। तो वो सब आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है तो वो हम क्या करेंगे, आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से देश है समाजवादी है, कौन कौन से पूंजीवादी है, कौन कौन से सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है। इस प्रकार से हैं हम सबकी सब बातें आगे देखेंगे। तीसरा शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा है क्या? बिल्कुल इसकी परिभाषा है, यानी कि हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं, यानी कि एक तो हम क्या नहीं करते, पूरे भारत के लोग किसी की धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय झंडा यानी कि झंडा तिरंगा है, लेकिन राष्ट्रीय धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे धर्म भारत के अंदर एक समान है, इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं। यानी कि कोई किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, सब में एकता है, अखंडता है। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि क्या है, एक है पंथ निरपेक्ष है। लोकतंत्र आप समझते हो, बचपन से जानते आ रहे हैं, जनता के द्वारा है शासित प्रदेश क्या होता है, लोकतंत्र होता है। यानी कि क्या होती है, सरकार की सारी शक्तियां किसमें, नहीं तो जनता के अंदर, नहीं तो। फिर हम बात करते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब जस्ट अभी हम 5 मिनट बाद में के अंदर पढ़ेंगे कि गणराज्य का मतलब होता है कि राजस्व, या हम कह सकते हैं कि देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो क्या नहीं हो, वंशानुगत नहीं हो। हमारा भारत है जो कि गणराज्य, क्यों? क्योंकि हमारे भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मोदी जी है। मोदी जी का बेटा अब थोड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी बनेगा, मोदी जी का बेटा है वो थोड़ी है पीएम बनेगा, नहीं। तो क्या नहीं है, वंशानुगत नहीं, इसलिए हमारा भारत क्या है, एक गणराज्य है। तो अब बता दो मेरे को, पांचों की पांचों बातों का समझ में है, मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये पांचों के पांचों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, लाइन वाइज याद करना इनको, ठीक है, डन। अब आगे हम बात करते हैं कि हमें क्या दिए गए, 3 प्रकार के न्याय दिए गए, वो हम उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार स्वतंत्रता है इसमें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। इतना समझ में आ गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा संपूर्ण भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो एक लाइन और लिखो आप, इसको मिटा दो कि क्या हो गया, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितनी प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आएगा कि हमने उद्देश्य प्रस्ताव में तो 3 समानताएं पढ़ी थी, एक हमने और पढ़ा था विधि के समक्ष समानता, वो अब यहाँ गायब हो गई, बिल्कुल गायब हो गई, वो इसके अंदर नहीं है। वहां तो हमने है जो कि स्वतंत्रता भी 8 प्रकार की पढ़ी थी, व्यवसाय करना है, गतिविधि बनाना है, उपासना करना है, एक और था, सॉरी ये तो उपासना वाला तो आ गया, लेकिन वहां पे हमने है 8 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी थी, यहाँ तो हम 5 ही प्रकार की पढ़ते हैं, हो गई गायब। समानता भी दो एक रह गई हमारी विधि के समक्ष समानता, तो ये थोड़ा सा याद करना। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए राष्ट्र में, आगे देखो, व्यक्ति की गरिमा बंधुता भी दी गई है इसमें, व्यक्ति की गरिमा बंधुता दी गई है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए आज इस संविधान सभा में आज इस संविधान सभा में 29 नवंबर 1949 को मित मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी क्या है, प्रियम्बल है। नीचे और लिखते हैं 26 नवंबर 1949 को मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, तो वो लाइन आप लिखो, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। ये है हमारी प्रियम्बल। एक बार फिर से इसका रिवीजन करो कि हम भारत के लोग जो हमने अमेरिका से ली हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, वह सभी व्यक्तियों में है, जो कि व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बंधुता बनाए रखने के लिए आज इस संविधान सभा के अंदर है 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी प्रियम्बल है। अब बताओ आपको याद हो गई कि नहीं हो गई? क्लास के अंदर अगर आप पहले याद करके आए हो तो इससे ये तो क्या है, सोने पे सुहागा है। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आई होप याद तो हो गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा कि हमारा संविधान अलग है, प्रस्तावना अलग है, क्या संविधान है प्रस्तावना का भाग है या नहीं? संविधान है जो कि प्रस्तावना का भाग है या नहीं है? तो इसमें डाउट हो गया, जैसे आपको डाउट है वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर डाउट हो गया कि भाई इसको इसके अंदर रखें कि नहीं रखें। तो फिर एक वाद आया जिसे हम कहते हैं बेरुवारी वाद, उसकी बात करते हैं। तो ये फटाफट से आप लिख लो। फिर है एक वाद आया, इसमें जैसे आपके डाउट हो गए वैसे पार्लियामेंट के अंदर डाउट हो गए कि भाई प्रस्तावना है संविधान का भाग है या नहीं है। तो फिर एक केस आया जिसे हम कहते हैं बेरुवारी वाद 1960, उसके अंदर अपने को न्याय मिलता है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना अलग है, संविधान अपना अलग है।
ठीक है, तो एक केस आया बेरुवारीवाद 1900, ये लिख लिया होगा, बेरुवारीवाद 1960 के अंदर। एक केस आया जिसका नाम है बेरुवारीवाद 1960। 1960 इसमें प्रस्तावना ने मना कर दिया कि भाई प्रस्तावना अलग है, संविधान अलग है। इसमें कहा इस वाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना अलग है, संविधान अलग है। ठीक है, लोगों ने बात मान ली कि ठीक है भाई अलग है, और ये प्रस्तावना तो संविधान के सबसे लास्ट में जोड़ी गई है सबसे आगे, लेकिन जोड़ी सबसे लास्ट में गई है। ठीक है, एक वाद और आया, किसी ने कहा भाई ऐसे थोड़ी चलता है हमारे संविधान में, लेकिन है अलग प्रस्तावना से, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर एक वाद और आया जिसे कहते हैं केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंदर। उसमें कहा कि भाई प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। एक केस और है उसके बारे में देखो, केशवानंद भारतीवाद कब आया, 1973 के अंदर आया। इसको हम कैसे बेरुवारीवाद है, इस टाइम आगे और चर्चा करेंगे कि जो पश्चिमी बंगाल का, सॉरी बांग्लादेश का एक है जलपाईगुड़ी स्थान है, उसके लिए एक वाद किया गया, ये एक जगह का नाम है, उसके बारे में बताया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 1-2 में पढ़ेंगे, पहला भाग है ना राज्य, और उसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें और क्या बात बताई गई, इसमें है ये केस आया केशवानंद भारतीवाद 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट तो पलट गई। इसमें क्या कहा, इसमें कह दिया कि प्रस्तावना प्रस्तावना तो संविधान का भाग सदन से ही था, ये तो पूर्वजों से चलता आ रहा है, और ये हमारा क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग ही है, ये प्रस्तावना से अलग नहीं है। लेकिन एक शर्त है, क्या है साहब, शर्त क्या है, सब शर्त ये है कि जिस प्रकार हमें है, जो कि संविधान के अंदर आर्टिकल होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमको है कुछ ना कुछ अधिकार देते हैं, घटाते तो नहीं है, कुछ अधिकार देते हैं कुछ घटाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना है, ये आर्टिकल तो हमें क्या देते हैं, अधिकार देते हैं, घटाते तो नहीं है। लेकिन प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग जरूर है, लेकिन हमें प्रस्तावना न ही तो कुछ है अधिकार देती है, न ही क्या करती है, हमारे अधिकार के अंदर कटौती करती है, लेकिन है क्या, ये संविधान का भाग है। तो इसके अंदर लिखो केशवानंद भारतीवाद, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने अपने बयान पलट दिए और माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये लिखो, प्रस्तावना संविधान का भाग है, न तो ये क्या करती है कि कुछ है कटौती करती है। हाँ जी, प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ये न तो संसद की शक्तियों में कटौती करती है, वह न कुछ बढ़ाती है, न कटौती करती है, न क्या करती है, कुछ अधिकार शक्ति है वो देती है। तो ये और लिखो, भाग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना ना ही संसद की शक्तियों में कटौती करती है, शक्तियों में कटौती करती है, और ना ही शक्तियां बढ़ाती है।
शक्तियां बढ़ाती हैं। तो ये बात थोड़ी सी और देखो, ये और देख लो। बेरोवारीवाद 1960 के अंदर है। उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना और संविधान क्या है, अलग अलग है। केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंदर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय उलट दिया और कहा कि भाई प्रस्तावना है संविधान का ही भाग है, लेकिन शर्त ये है कि प्रस्तावना न तो संसद को कोई शक्तियां देगी और न ही कोई संसद की शक्तियों में क्या करेगी, कटौती करेगी। तो ये फटाफट से आप लिखो। फटाफट से लिख लो ये। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, क्या जिस प्रकार हम हैं जो कि संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं, क्या प्रस्तावना में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से केस में कहा? इसी केस के अंदर कहा। इसमें कहा कि भाई प्रस्तावना में हम संविधान की भांति प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियादी ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं करें। ठीक है, एक बात ये भी लिखो। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया ये बात, संसद प्रस्तावना, संसद है संविधान की भांति प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी बुनियादी ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी बुनियादी ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। फिर आपके दिमाग में आया कि क्या प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तक किया गया? बिल्कुल किया गया। कब किया गया? हमने कहा कि भाई 42वां संविधान संशोधन है वो कहा गया, जिसमें हमने फ्रांस से 3 शब्द लिए, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है और अखंडता शब्द हमने फ्रांस से लिए और इसके अंदर क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो लिखो, लिख देते हैं। ठीक है, लिख दो। तो चलो लिखते हैं। फिर हमने कौन सा संविधान की संशोधन किया? 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया? 1972 में किया। क्या बोले इसमें? इसमें बोले इसके अंदर है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? इसके अंदर जोड़ा गया लोकतंत्र है, समाजवाद है, सॉरी पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है और अखंडता है। पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये 3 शब्द है वो जोड़े गए। तो इस पे थोड़ा सा विचार करना आप कि 42वां हमने है बेरोवारीवाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये केस किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर केशवानंद भारतीवाद है 1973 के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई कौन कहता है प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना जो संविधान की भांति है न तो संसद की शक्तियों को शक्तियां देती है और न ही संसद की शक्तियों में कटौती करती है। प्रस्तावना है, जिस प्रकार हम संविधान में संशोधन करते हैं उसी प्रकार हम प्रस्तावना में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बुनियादी ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और अब तक प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1972 के अंदर, और इसमें है 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है और अखंडता। ये याद रखना, और वाला एग्जाम में पूछा गया है।
कि प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े, जो पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद है और अखंडता शब्द है वो जोड़े गए। संविधान में एक एक पॉइंट का ध्यान रखा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो आज वाली क्लास के अंदर है हम अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे भाई। तो आज आपको आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कल हम बात करेंगे कि भाई लोकतंत्र है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, हमारे भारत के अंदर कैसे लोकतंत्र है, उनकी बात हम करेंगे कल। आज वाले क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो आपके द्वार हमेशा खुले ही रहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप प्रस्तावना पे एक विस्तृत लेख लिख के लेके आओ, करीबन 100 शब्दों के अंदर। तो आज वाली क्लास में आप क्वेश्चन आंसर लिख के आप मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या है जो कि इस चैनल के बायोडाटा के अंदर मिल जाएगी। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वाली पॉलिटी वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।